जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे जो हमारे संविधान में एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं जो समाज और देश के लिए बहुत बहुत ही जरूरी थी। वक्फ बिल संशोधन। ये बात करने से पहले मैं ये बता दूं और आप सबको ज्ञात भी है कि वक्फ को समाप्त नहीं किया गया है। वक्फ के जो नियम कायदे और कानून हैं उसमें बदलाव किए गए हैं और ये बदलाव भारत के लिए और भारत के उन सभी नागरिकों के लिए बहुत बेहतर है। ये एक सौभाग्य की बात है कि हमारे वर्तमान सरकार ने ये बदलाव किए और ये बदलाव से भारत के हर उस नागरिक को, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी मजहब से हो, किसी भी पंथ से हो, इसका फल इन सबको मिलने वाला है और सबको इसकी भलाई होगी। खास तौर पे जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जो नेता हैं वे मुसलमानों को जिस तरह से बरगला रहे हैं, इस वक्फ बिल की सबसे ज्यादा फायदा जो है, जो संशोधन हुआ है, अगर मिलने वाला है तो ये भारत के हमारे मुसलमानों को मिलने वाला है। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि वक्फ को समाप्त कर दिया गया, वक्फ जैसे जो संगठन थे उसको समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल ही समाप्त नहीं किया गया है। उसके नियमों में बदलाव करके और भारत के उस मुसलमानों को लाभ देने का कार्य किया गया है जिनकी उस संपत्ति की, जिन्हें उस भूमि की आवश्यकता थी। ओवैसी जी कह रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों के गला घोटने का काम करेगा ये बिल। मैं बता दूं कि आज तक हमारे बहुत करीबी मुसलमान हैं जो आर्थिक स्थिति से उनके गांव में और समाज में बहुत तंग लोग भी हैं, परंतु वक्फ से उन्हें एक पैसे की कोई मदद नहीं मिलती थी और ना मिली है। वक्फ पे जो लोगों ने कब्जा किया था वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपनों के लिए वे सब कुछ थे, सबके लिए उसका कोई दायित्व नहीं था। परंतु जो बिल आया है, इस बिल से सभी को एक लाभ मिलेगा जो वक्फ के अधीन है, खासतौर पे मुसलमान ही है। और ये जो ओवैसी हैदराबाद से बैठ के और पूरे देश के मुसलमान को गुमराह कर रहे हैं, ये ओवैसी को भी मालूम होना चाहिए कि भारत के जो अच्छे सच्चे और शिक्षित मुसलमान हैं वे कभी ओवैसी को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं एक सपना दिख रहा है कि उनके बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाने की। और ओवैसी के बात को अगर जाएंगे तो ना उनके बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा और ना ही वे अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बिल को पारित किया और मैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं। जिन्होंने अच्छा कार्य किया है राष्ट्र के लिए, उनके लिए मैं कभी भी बोला हूं और बोलूंगा भी। यह हमारा एक नागरिक कर्तव्य है। हमारे राज्य के जब लालू प्रसाद यादव जी ने रेल मंत्री में आकर केंद्रीय रेल मंत्रालय संभाला था, उन्होंने रेलवे को बहुत सारे प्रॉफिट दिलाए थे। उसके लिए मैंने लालू प्रसाद यादव जी को भी पहले भी धन्यवाद दिया था, आज भी धन्यवाद देता हूं। जब बिहार में हम लोग उस समय बच्चे थे, छोटे थे, हम लोगों के अभिभावकों ने बताया कि एक दौर था कि बिहार में ये जाति का जो व्यवस्था थी ये बहुत उच्च स्तर पे थी, चरम पे थी, एक दूसरे को कोई पसंद नहीं करते थे। उस समय हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने इस जाति जैसे बंधन को तोड़ दिया, व्यवस्था को हटाया और सबको एक करने का कोशिश किया। इसके लिए मैं लालू प्रसाद यादव जी को भी धन्यवाद देता हूं। और हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने भी वक्फ बिल में संशोधन करने की बात कही थी, सदन में उनका वीडियो भी है, आप सबने देखा भी होगा। उन्होंने भी कहा था कि सरकार को एक मजबूत कानून लाना चाहिए जिससे ये भूमाफिया जो वक्फ के नाम पे किसी के जमीन को कब्जा करते हैं, ऐसे कार्य ये ना करें। ये आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने अपने वक्तव्य में कही है सदन में। तो भाई हमारे देश के उन महान महान नेताओं ने भी इस बिल को संशोधन करने की बात कही थी और मैं लालू प्रसाद यादव जी को धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने बिहार में जो कुरीति थी, जो जाति व्यवस्था इतनी गंदी थी कि एक दूसरे को कोई पसंद नहीं करना चाहते थे, उस बंधन को तोड़ दिया और आज बिहार में
वे सभी लोग एक समान रहते हैं। आज किसी के साथ किसी को कोई जाति का भेद नहीं है, लेकिन आज का दौर जाति और धर्म पर राजनीति करने की नहीं है। आज का दौर डेवलपमेंट मांगता है, चाहे वो डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज में हो, सांस्कृतिक में हो, समाज में हो, या परिवार में हो, या राष्ट्र को हो। डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट चाहिए, और इसका पूरा दायित्व सरकार को भी जाती है और सरकार के विपक्ष में जो बैठे हैं उन्हें भी जाती है। मैं विपक्ष को सपोर्ट करूंगा अगर विपक्ष कोई डेवलपमेंट पे बात करे। डेवलपमेंट पे आप सरकार को घेरिए कि हमारे क्षेत्र में विकास क्यों नहीं हो रहा है, बिहार में इंडस्ट्रीज क्यों नहीं रह रहे हैं। ओवैसी जी कभी बिहार की बात किया क्या? आपने तो बिहार से चुनाव भी लड़े थे भाई। क्या आपने, आपके किसी भी मैनिफेस्टो में मैंने नहीं देखा कि आप बिहार को औद्योगिक राज्य बनाने की काम करेंगे? ऐसा नहीं दिखा। आपने यही कहा था कि बिहार को, मुसलमानों को मैं ये करूंगा वो करूंगा। अरे भाई, मुसलमान ही सिर्फ बिहार का नागरिक थोड़े ना है और भारत का नागरिक थोड़े ना है। पूरा करोड़ों लोग भारत का नागरिक है। जितने लोग भारत में है सब भारत के नागरिक है, और हर का अधिकार समान होना चाहिए। मैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को फिर से नमन करता हूं, और मैं चाहता हूं कि इस संविधान को टेलीविजन पे प्रसारित किया जाए, ताकि देश का बच्चा बच्चा भी संविधान के बारे में जाने। पूरा ओपनली तरह से प्रसारित कर दीजिए कि हर लोग संविधान को पढ़े, सीखे, समझे और अपना अधिकार खुलकर अपने से मांग ले। नीतीश कुमार जी ने जब बिहार का सत्ता संभाला तो सुशासन आया। बाद में उन्होंने क्या किया आप सबको मालूम है। स्टार्टिंग में जब उन्होंने सत्ता संभाला तो एक अच्छा सुशासन का व्यवस्था सामने दिखा था, सराहना किया था। मोदी जी ने धारा 370 हटाकर कश्मीर के मुसलमानों को जो आजादी दिलाई उसका भी सराहना करता हूं। जो जो अच्छे कार्य हुए हैं उन सब को हम लोगों ने सराहना किया और करना भी चाहिए, परंतु इसमें जो तुष्टीकरण की राजनीति और एक वोट बैंक समझ के किसी विशेष समुदाय को अपना वोट बैंक समझना, अपना एक टूल्स की तरह इस्तेमाल करना, ये देश का नागरिक और देश का संविधान कभी स्वीकार नहीं करेगा। और हम लोग आभारी हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है उसका। अगर वास्तविक संविधान होता, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने वक्फ बोर्ड नहीं डाला है। ये कांग्रेस की गलत नीति, वोट बैंक की राजनीति ने पूरे भारत के ऊपर ये वक्फ बोर्ड सौंपा। आजादी के बाद वक्फ बोर्ड थी ही नहीं, ये तो बाद में इसको संशोधन करके और वक्फ बोर्ड जैसे नाम शामिल किया गया संविधान में। आज के दौर में अगर देखा जाए तो वक्फ बोर्ड के पास इतने जमीन है, तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जमीन अगर है तो वक्फ बोर्ड के पास में है। सबसे ज्यादा जमीन सेना, रेलवे और तीसरे में जो है वो वक्फ बोर्ड के पास में है। अगर ये सारे जमीन का इस्तेमाल उन गरीब मुसलमानों को विकास में किया जाता तो आज हमारे देश में गरीबी नहीं होती। आज जो मुसलमान के बच्चे पैसे के वजह से, पैसे के कमी से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, अपनी सपना को पूरी नहीं कर पाते, अगर वक्फ बोर्ड अच्छे होता और वक्फ बोर्ड में अच्छे लोग बैठे होते तो शायद उन मुसलमान के बच्चों को भी वो अधिकार मिलता और उन्हें अपने भविष्य को संवारने के लिए एक अच्छी सपोर्ट मिलती। लेकिन आज जो वक्फ बिल पारित हो गया, जो वक्फ बिल संसद से अप्रूव्ड हो गया, उसके तहत हर उस मुसलमान के बच्चे को गर्व होना चाहिए कि उनका अधिकार उनके सामने दिख रहा है, जब चाहे वो अपनी लाभ उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस चीज को गलत इस्तेमाल करेगी, कभी नहीं कर सकती है, क्योंकि हर उस चीज में पारदर्शिता है और जिस चीज में पारदर्शिता होती है उसका गलत इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इससे पहले वक्फ में कोई पारदर्शिता नहीं थी, अपारदर्शिता में सब लोग जी रहे थे और वे लोग अपनी जीवन पद्धति को बनाने में ही सिर्फ लगे थे, सिर्फ अपने परिवार को संवारने में लगे थे। और जो लोग सिर्फ परिवार के लिए कार्य करते हैं वे क्या देश के भला कर सकते हैं क्या? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसा बोल रहे हैं कि देश के माइनॉरिटी
इस बिल को सपोर्ट नहीं करेगी, स्वीकार्य नहीं करेगी। हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी सदन में धाड़ कर कह दिया है कि स्वीकार करना पड़ेगा। और क्यों नहीं करना पड़ेगा भाई? जो कानून संसद से पास हुआ है, संसद, कोई भी संसद अपने आप जाकर उस संसद भवन में नहीं बैठता है, करोड़ों लोगों के वोट के ताकत से जाकर वो बैठता है और तब जाकर उन्होंने ये सब फैसला लिया गया है। इसे तनिक भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये बिल भारत के लिए और भारत के उन नागरिकों के लिए एक दूध के जैसा कार्य करेगी, जो देश में कैल्शियम और प्रोटीन जैसे जो कमी हुए हैं उन सब चीजों को पूरा करेगी। जो राजनीति कर रहे हैं उनको करने दीजिए, बट पढ़े लिखे और समझदार मुसलमान और देश के नागरिक भी समझ रहे हैं। कौन मुसलमान नहीं चाहता कि मेरा बेटा एपीजे अब्दुल कलाम जैसा हो? सब मुसलमान चाहते हैं कि मेरा बेटा अशफाक उल्लाह जैसे हो, मेरा बेटा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी जैसा हो। ये सारे मुसलमान के सपने हैं। लेकिन ये ओवैसी जो हैदराबाद में बैठ के और देश के मुसलमानों को गुमराह करने पे लगे हैं, ध्यान रहे आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। क्योंकि आज हमारे देश के मुसलमान समझ चुके हैं, शिक्षित हो चुके हैं और शिक्षित हो रहे हैं। उन्हें यह ज्ञात है कि ओवैसी के चक्कर में जाएंगे तो अपना सब कुछ गंवाएंगे। आपके पास ओवैसी जी करोड़ों की अरबों की संपत्ति है, आप कहीं नौकरी करें या ना करें, पॉलिटिक्स करें या ना करें, आपकी कई पीढ़ियां बैठकर खाएगी तो संपत्ति समाप्त नहीं होने वाली है। लेकिन सोचिए, जो मुसलमान रोजमर्रा के जीवन में नौकरी करता है और लाकर अपने परिवार को पालन पोषण करता है, वैसे परिवार को आप बरगलाएंगे तो क्या होगी? आप क्या उसकी खर्चा देंगे? क्या आप उसको उसके पढ़ाई लिखाई का जिम्मेवारी उठा लेंगे? कभी नहीं उठा सकते हैं। आपके लिए आपका परिवार ही सर्वोपरि है। बट सच्चा मुसलमान जो है उसके लिए परिवार के साथ साथ अपना देश भी सर्वोपरि है। और बहुत आपको फक्र है अपने कानून पे। आप सरिया को बात करते हैं ना, तो आप जाइए एक बार और उस देश में घूम कर आइए, विजिट करके आइए जहां पे सरिया कानून है। क्या हालत है मुसलमानों की, क्या हालत है मुसलमान की महिलाओं की, क्या हाल है मुसलमान के बच्चों की, मुसलमान की बेटियों की, मुसलमान माताओं की। उनका पूर्ण अधिकार नहीं है, मानवता का अधिकार नहीं है। वो खुलकर सांस तक नहीं लेती हैं, अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं करती है, खुलकर किसी से अपने हृदय की बात नहीं कर सकती है। क्या ये आजादी चाहते हैं भारत में आप? ध्यान रहे, ये भारत और भारत के नागरिक कतई स्वीकार नहीं करेगा। आपका मंसूबा सिर्फ आप तक ही सीमित रहेगी, तनिक भी विस्तार नहीं होगी। जिस तरह की मंसूबा से आप चल रहे हैं, आपको समर्थन करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। मुझे मालूम है कि आप विपक्ष में है भाई, बट विपक्ष को भी जब राष्ट्र की उन्नति की बात हो तो उसमें उसको साथ देना चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए। यह एक विपक्ष का धर्म होता है। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से फंडिंग आता है या किसी और पार्टी से फंडिंग आता है। मैं बोलता हूं नहीं, मेरे पास देश का नागरिक होने का सर्टिफिकेट है। मैं एक भारत का नागरिक हूं और मेरे साथ साथ देश के करोड़ों लोगों के पास वो सर्टिफिकेट है कि वो राष्ट्र के नागरिक हैं। और नागरिक कर्तव्य है कि अपने राष्ट्र के हर उस उपलब्धि में बात करें, हर समय अपने राष्ट्र की उपलब्धि के बारे में बात करें। और ये जो आप तुष्टीकरण की राजनीति फैला रहे हैं, ये गलत है। शायद ये आपके भविष्य में आपकी पूरी राजनीतिक कैरियर को चौपट कर देगी। मैं आपको एक सुझाव देता हूं कि ऐसी राजनीति ना करें जिससे राष्ट्र को गुमराह का सामना करना पड़े, एक भाईचारा खतरे में आ जाए। ऐसा मत कीजिए। राष्ट्र के लिए जितना प्यारा हिंदू है उतना ही प्यारा मुसलमान है। यानी राष्ट्र में जन्मा हर वो व्यक्ति राष्ट्र भक्त है, राष्ट्र को समर्पित है और राष्ट्र उन नागरिकों को समर्पित है। आप इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे तो आप तो खतरे में आएंगे ही आएंगे। उसके साथ साथ आपके पीछे आपके जो अनुयायी हैं वे भी खतरे में आएंगे। उनका जीवन पद्धति भी खराब होगी, उनके बच्चे का भविष्य भी कहीं गलत दिशा में मुड़ जाएगी। इसलिए मैं निवेदन पूर्वक कहता हूं कि इस तरह की राजनीति बंद कीजिए। और आप सभी ने वक्फ जैसे कानून को लगभग पढ़े होंगे, टीवी, मोबाइल या न्यूज में देखे होंगे कि वक्फ का जो
अधिकारी होते थे या उसका जो सदस्य होते थे, वे किसी भी जमीन को दावा ठोक देते थे। आप बताइए ओवैसी जी कि अगर आपके घर पे या आपके प्रॉपर्टी पे कोई अनजान व्यक्ति जाकर और दावा ठोक दे कि नहीं ये मेरा है, और आपके पास वो अधिकार नहीं है कि आप कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं या फिर उसके विरुद्ध कोई आवाज उठा सकते हैं, तो आपका आत्मा क्या बोलेगी? आप मुझे जवाब दीजिएगा इस वीडियो से, अगर शायद आपके पास पहुंच जाए तो आपकी आत्मा क्या बोलेगी? अरे जिन्होंने दान दिया, मुझे यह भी मालूम है कि कुछ मुसलमानों ने अपना संपत्ति दान दिया वक्फ बोर्ड को। वो किसके लिए दिया? क्या वक्फ में जो बैठे हैं, जो वक्फ में बैठकर एक भू माफिया जैसे कार्य कर रहे हैं, क्या उनके पालन पोषण के लिए दिया? नहीं, उन्होंने इसलिए दिया कि जो देश में गरीब मुसलमान हैं, जो यतीम कहलाते हैं, उनको सहायता के लिए दिया, उनकी मदद के लिए दिया गया। परंतु आज वक्फ के नाम पे इतने बड़े बड़े बिल्डर्स पैदा हो गए, इतने बड़े पैमाने पे जो लोग अपना व्यापार खड़ा कर लिया, वो भी इनलीगल तरीके से। क्या उन्होंने कभी गरीब मुसलमानों को देखा? क्या नहीं देखा ना। और यही इस कानून में सुधार किया गया है कि किसी भी भूमि के ऊपर इनलीगल कब्जा वक्फ नहीं करेगी। अगर करती है तो उसके पास पूरा साक्ष्य होना चाहिए, तब जाके स्वीकृत होगा। और यही चीज आप देश के मुसलमानों को भी समझाइए अपने माध्यम से कि वक्फ में जो संशोधन हुए हैं वे बिल्कुल सही है, और वास्तविक देखा जाए तो वो देश के मुसलमानों के हित में है। इसलिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।